नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज बात करेंगे घुसपैठियों को लेकर मचे घमासान की। हिंदुस्तान में असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सिटीजन रजिस्टर व्यवस्था लागू है। सिटीजन रजिस्टर व्यवस्था का मतलब वहां के मूल निवासियों के और जिनको भारत की नागरिकता हासिल है उनका नाम उस रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। उसका नाम रखा गया सिटीजन रजिस्टर। ये राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की बात कही गई। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाने की जरूरत है ताकि इस डिबेट को आपको समझने में सहूलियत हो और इस देश में जो कुछ भी चल रहा है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। आप समझिए कि पहले क्या हुआ था। जब देश का बंटवारा हुआ, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम पर जाना जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान के जुल्म, ज्यादती, अत्याचार की इंतहा थी। पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश के नाम पर जानते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण था। जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो चुकी थी। लोकतंत्र वहाँ पर ख़त्म हो चुका था और 1971 में भारत ने वहाँ पर इंटरवीन किया। इंटरवीन इसलिए किया क्योंकि उधर से शरणार्थियों की और घुसपैठियों की समस्या लगातार भारत के ऊपर बन रही थी, जो बांग्लादेश से उस वक्त पलायन कर रहे थे। ये 1971 का इतिहास है, जिस इतिहास को हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए और गर्व के साथ याद रखना चाहिए। कल्पना करिए कि अगर पूर्वी पाकिस्तान आज बना होता और पाकिस्तान इकट्ठे होता, एक साथ होता, तो आज पाकिस्तान भारत को दो मोर्चों पर घेर चुका होता, पश्चिमी और पूर्वी। आपके सिर पर चाइना बैठा हुआ है। स्ट्रेटजिक यानी रणनीतिक तौर पर हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की ये सब सर्वश्रेष्ठ युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल और युद्ध रणनीतिक इस्तेमाल उस वक्त इंदिरा गांधी ने किया था जब पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया था। उसका नाम बांग्लादेश बना। लेकिन उस समस्या ने, भारत की सेना ने जो उस वक्त ऐतिहासिक रणनीतिक सफलता हासिल की, वो कुछ दुष्परिणाम भी भारत को दे गई। लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट करके भारत की सीमा पार करके, अवैध घुसपैठ करके और कुछ शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किए। जिस राज्य में ज़्यादा प्रवेश हुआ, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा समस्या आई, उस राज्य का नाम असम है। और असम में 1980 से बहुत बड़ा आंदोलन असम गण परिषद और असम छात्र परिषद ने शुरू किया था। हालात बहुत विकट हो गए थे। तब 1985 में राहुल गांधी ने असम गण परिषद और असम छात्र संघ के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जिसके तहत सिटीजन के पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हुआ। लेकिन 1980 से 2013 तक कुछ नहीं हुआ। 2013 में इस मसले पर PIL दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सिटीजन रजिस्टर की जांच शुरू हुई और यह कहा गया कि किन कौन कौन से लोग हैं जो 24 मार्च 1971, डेट नोट करिएगा, 24 मार्च 1971 की आधी रात तक जो भी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर गए हैं, 24 मार्च 1971 आधी रात, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद आने वाले सभी लोग अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ के आरोपी हैं। और उन 40 लाख लोग आज चिन्हित किए गए हैं उस ड्राफ्ट सिटीजन रजिस्टर के जरिए, जो 24 मार्च 1971 की आधी रात के बाद आए हैं। 40 लाख अवैध घुसपैठिए अवैध ही होते हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी अवैध घुसपैठ है। विश्व के किसी देश में इतनी बड़े पैमाने पर एक राज्य में ऐसी घुसपैठ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेक्सिको के भी इतने लोग अमेरिका में अवैध घुसपैठ नहीं कर पाए। बॉर्डर वहां कई बार ओपन भी था, उसके बावजूद नहीं हुआ। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें? राष्ट्रहित में भारत के लिए क्या आवश्यक है, क्या किया जाना चाहिए? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मेरा मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखना चाहिए। लेकिन जब 40 लाख घुसपैठिए भी आपके यहां बैठे हैं, इनको आप कहां ले जाइएगा? क्या ये वापस बांग्लादेश जाएंगे? इनको भारत से हटाया जाएगा तो ये कहां जाएंगे? कहां पर इनका ठिकाना बनाया जाएगा? क्या कोई कैंप बनाया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बहाने यूनाइटेड नेशन को भी इंटरवीन करने का मौका मिल जाए, जो भारत के लिए राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा? तो इन 40 लाख लोगों को कहां फिट किया जाए, कहां भेजा जाए? क्या वापस इनको बांग्लादेश में भेजा जाए? क्या किया जाना चाहिए इनके लिए? तो सियासत इस पर गर्म है। विपक्ष का यह मानना है और खासतौर पर ममता बनर्जी का कि 40 लाख लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ गलत किया है। लेकिन बीजेपी इसको राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। तो ये तथा संक्षिप्त इतिहास, तथ्यों की जानकारी,
फैक्ट के साथ आपको जानकारी देना। अब मैंने इसी विषय पर आज एक डिबेट आमंत्रित कर ली है और बहुत खास मेहमानों को आज की डिबेट में मैंने आमंत्रित किया हुआ है, ताकि हम इस राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रीय हित के विषय पर एक गंभीर बहस करके ये समझने की कोशिश करें कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जाना चाहिए। और जब पहला ड्राफ्ट आ गया है तो मौके किसके पास क्या क्या मौजूद हैं। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हिलाल नकवी यूपी में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, कर्नल दयाशंकर दुबे इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, असीम वकार AMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन, और जाने माने समाजशास्त्री, मैं इनको इस्लामिक स्कॉलर नहीं कहता हूं, मैं इनको समाजशास्त्री मानता हूं, डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ विशेष तौर पर आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और मेरे साथ आशीष गुप्ता जी, असम प्रतिदिन, असम का बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से आशीष गुप्ता जी इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सब ने इस डिबेट को मेरे साथ ज्वाइन किया। मैं आपसे समीर सिंह इस डिबेट को शुरू करता हूं और ये समझना चाहता हूं कि अब 40 लाख लोग जब चिन्हित हो गए हैं जिन्होंने घुसपैठ कर रखी है और असम में मौजूद हैं, अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए इनके साथ? देखिए, भारत सरकार जो भी, एक चीज़ तो ब्रजेश जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी चिन्हित किए गए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार NRC का रजिस्टर बना, और जो इतिहास आपने बताया 1971 से लेके 1985 तक, उस इतिहास को देखते हुए, असम की भावनाओं को देखते हुए, असम के नागरिकों के भावनाओं को देखते हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, चाहे वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हो, उन दोनों लोगों ने असम के लोगों के साथ समझौता किया। इंदिरा गांधी ने भी 1983 में अवैध प्रवासी एक्ट 1983 बनाया था। जो मैंने फैक्ट बताया उसमें कोई कमी पाते हैं क्या? नहीं, वो कमी अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट में जाने आखिर इतने दिनों तक, दो समझौते के बाद, दो प्रधानमंत्रियों के निर्देश के बाद असम के लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद NRC रजिस्टर बना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हाय तौबा मचाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो सबको स्वीकार होगा। जो लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आप इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं? देश के अंदर भारत के नागरिक के जान माल की सुरक्षा करना और भारत के नागरिक को मौलिक सुविधाओं से उपलब्ध मैं कराना, आपसे प्लान जानना चाहता हूं, सरकार की कार्रवाई। अब इन 40 लाख लोगों को क्या किया जाए? देखिए, दो ऑप्शन है, या तो वापस इनको बांग्लादेश भेजिए या फिर इनको कैंपों के अंदर एक चिन्हित जगह पर रखा जाए। देखिए ब्रजेश जी, ये स्पष्ट है, दो ही तरीके हैं कि देश की सुरक्षा और देश के स्वाभिमान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। 40 लाख नहीं, अगर इससे बड़ी संख्या भी होगी तो भेजने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश उनको अपनाएगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश अपनाएगा। ये प्रॉब्लम बांग्लादेश की है, ये प्रॉब्लम तौर पर हैंडल तो आपको करना पड़ेगा ना। मैं हैंडल करेंगे, बिल्कुल हैंडल करेंगे, और जो मौलिक सुविधाएं हैं जो देश के नागरिकों को मिलना चाहिए, हम उनको मतदाता नहीं बना सकते। हम उनको भारत की जरूरत की चीजें जो आम गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, आशीष गुप्ता जी को इस डिबेट पे जोड़ना चाहता हूं। असम प्रतिदिन के एडिटर हैं, मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। आशीष गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को सर ज्वाइन किया। पहली बार इस देश ने जाना कि 40 लाख घुसपैठिए असम में मौजूद हैं, क्या किया जाना चाहिए सर? एक तो पहले मैं आपको बात का खंडन करता हूं, यह है कि 40 लाख घुसपैठिया नहीं है। अभी तक जो NRC बनाए हैं अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट या सरकार, किसी ने नहीं बोला कि 40 लाख घुसपैठिया है जी। वहां ऐसा बहुत आदमी है जो बहुत सालों से, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले से वहां रह चुके हैं, और उसका वो लिखा पढ़ा सब कुछ वहां किया है, वहां नौकरी करके रिटायर भी कर चुके हैं, उसका नाम नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं, जो आसाम का जो कुछ दिन पहले भी डेप्यूटी स्पीकर थे, अभी भी उसका मिसेस का नाम नहीं है। आप जानते हो फखरुद्दीन आली अहमद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उसका भाई का फैमिली का नाम नहीं है। तो इसके मतलब आप लोग जो बार बार बोला जा रहा है 40 लाख घुसपैठिया है, ये घुसपैठिया नहीं है। पहले तो उसको फाइनल जो लिस्ट, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 दिसंबर के बाद संसद में ये बयान दिया है सर, 40 लाख है। हाँ,
40 लाख नाम नहीं है, जो एप्लीकेंट जितना था उससे 40 लाख कम वो नाम नहीं है। लेकिन वो घुसपैठिया आप नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट भी घुसपैठिया नहीं बोला है, ये क्लियर करने पड़ेगा। सर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान आया है वो उन्होंने घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल किया है सर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, उसमें ब्रजेश जी मैं इतना संशोधन करना चाहता हूं, एक बात बता रहा हूं मैं कि एनआरसी की गुप्ता जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मंडे को आदरणीय अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर बहस में विरोधी दलों ने उनको बोलने नहीं दिया। एनआरसी की प्रथम रिपोर्ट जो उसने सुप्रीम कोर्ट में शामिल की है। गुप्ता जी बोलिए जी, गुप्ता जी गो अहेड। 1 मिनट मेरा बात सुनिए। मंडे को जब ये बात लोकसभा में आते हैं तब हमारे जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये हो रहा है, हम लोग इसमें नहीं है। सर पर आशीष गुप्ता जी, ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ना। अगर इतने 40 लाख लोग अवैध नागरिक हैं भारत में, तो ये भारत की सुरक्षा से सर खिलवाड़ है। कहां से, कौन बता रहे हैं, कहां से आया? तब तो ये लिस्ट आप फाइनल मानते हैं? जो मंडे को लिस्ट निकाला है आप उसको फाइनल मान रहे हैं? नहीं सर, मैं पहला ड्राफ्ट मान रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी का ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगा। ओके, अगर घुसपैठिया कंफर्म हो जाता है तब तो सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं सकता है ना कि कोई कार्रवाई नहीं होगा। बोल सकता है, ऑलराइट, तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये 31 दिसंबर के बाद हम लोग देखेंगे, पहला जो एकदम फाइनल लिस्ट निकलेगा। ऑलराइट सर, मैं हिलाल नकवी को इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन है सर, मैं वापस आपको बाद में जोड़ूंगा, अभी पहले मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उनको सम्मिलित कर लूं। हिलाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। आप क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठ हुई और 1985 से 2013 तक आप लोग की सरकार कई बार रही। राजीव गांधी ने 1985 में असम गण परिषद के साथ पैक्ट भी साइन किया, लेकिन 1985 से लेकर 2013 तक कोई काम नहीं हुआ कि सिटीजन रजिस्टर की व्यवस्था की जाती। आज अगर ये बात आइडेंटिफाई हुई है देश के सीमाओं के हित के लिए, देश के हित के लिए, कि 40 लाख अवैध नागरिक पाए गए हैं, तो कांग्रेस इसका विरोध करती है या सपोर्ट करती है? क्या करना चाहिए? ब्रजेश जी, अगर इजाजत हो तो जल्दी से आपने जो फैक्ट्स दिए उसमें कुछ फैक्ट्स और हम जोड़ दें। देखिए, एक इसके अंदर ये है कि 1966 से पहले के जितने लोग हैं वो सारे के सारे भारतीय नागरिक हैं। 1966 से 1971 के बीच में जितने लोग आए हैं, जब कभी भी वो इंटरसेप्ट किए जाएंगे 10 साल तक की उनको डिफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। उनको जो है वो नागरिकता तो नहीं समाप्त की गई है, लेकिन उनको 10 साल के लिए डिफ्रेंचाइज करेंगे। जब भी वो पकड़ लिए जाएंगे तब उस वक्त ये है। अब आ जाते हैं कि जो राजीव गांधी जी का अकॉर्ड हुआ था 1985 में, 1985 से में अकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर एनआरसी तभी बन गया था। और इस बीच में अगर देखा जाए तो 10 साल के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जिसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही और 4 साल ये रही। किसी की भी रही हो, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ? हम थोड़ा सा आप वक्त दें तो हम आपको इसको कर दें। कांग्रेस क्या चाहती है ये बहुत स्पष्ट है कि पिछले 10 साल की जो यूपीए की गवर्नमेंट रही है उसके अंदर 5234 ऐसे लोग थे जिनको कि बांग्लादेशी रिकॉग्नाइज किया गया और उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। जबकि इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हुकूमत रही है, उसमें कुल 51 लोग ऐसे थे जिनको कि रिकॉग्नाइज करके और बांग्लादेश वापस भेजा गया। तो कांग्रेस क्या चाहती है, इससे ज्यादा लाउड एंड क्लियर मैसेज नहीं हो सकता है। 40 लाख लोगों को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। हम आ रहे हैं आपके पास। 5234 लोगों को कांग्रेस ने ही वापस भेजा है और किसी तरह कोई झंझट नहीं हुआ है। अब आते हैं कि इनके साथ क्या करना चाहिए 40 लाख लोगों के साथ। अब अगर उसके अंदर असम के जो आज वीसी हैं उनका नाम नहीं है उस रजिस्टर में, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जो पूरा परिवार है उसमें बहुत से लोगों का नाम सर, मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूं किसका नाम है किसका नहीं है। अगर कोई भी अवैध नागरिक है तो उसको भारत में रहने का हक नहीं है। सर, हम आप ये सुविधाएं किसी गैर भारतीय के लिए नहीं है, ये देश किसी गैर भारतीय के लिए नहीं है। बेशक आपकी बात 100% सही है। कांग्रेस का बताया गया कि 5234 लोगों को हम भेज चुके हैं, किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं हमने प्रोटेक्शन दिया है। साथ ही साथ जैसे अभी बताया डिप्टी स्पीकर है, उनका नाम नहीं है। एक आर्मी ऑफिसर जो रिटायर हो गया है। सर, आप बात को घुमा रहे हैं। इन 40 लाख लोगों का क्या करें? सर, मुझे सजेस्ट करो कि मैं इनको हम लोग कहां लेके जाएं? हम इन 40 लाख इन्हें वापस बांग्लादेश भेजें या शरणार्थी के कोई कैंप बनाकर इनको वहां पर घेरा बना के रखा जाए?
क्या किया जाए? हम 40 देश लाख की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो सकता ना। 40 लाख लोगों का जो कंपोजिशन है उसके बारे में तो बोल ही सकते हैं। ऑलराइट, डॉक्टर रिजवान नहीं, अहमद आप जी, पूरा कर लेंगे। कंप्लीट करें आप। बस सर हम पूरा जी, करें। कंप्लीट तो करें। इसमें मैं आऊंगा। किसी और से ले लिया इसमें अच्छा, इसमें ये सारे के सारे लोग आते हैं। तो आज की तारीख में हम 40 लाख की जो फिगर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अभी दोबारा फिर वहां पे सर्वे होना हाँ, है, नहीं, दोबारा ड्राफ्ट है, फिर आप आना अपना है, अपील तो करिए। निकल करके अगर आएगा, सबूत एक है आपके बात। पास तो आप बोलिए। रिजवान भाई आपको दूसरी थोड़ा बात, थोड़ी देर में कनेक्ट करते बस हैं। एक सेकंड, एक असीम बस- वकार साहब थोड़ा बेचैन है, मैं उनको ले लूं पहले। 10 सेकंड में हम पूरा कर लें उसके जी। बाद। हम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह साहब को जी, और साथ ही साथ अपने प्रधानमंत्री जी को ये चैलेंज करते हैं कि वो 56 इंच का सीना दिखाएं और 40 लाख लोगों को जो उनकी नागरिकता है वहां वापस भेज दें। उसमें भले ही बिहारी मजदूर हों, ऑलराइट, ऑलराइट। भले ही नहीं, आप नेपाल के देखिए, अब लोग आपने हों, जितना टाइम चाहे मांगा मैंने बंगाल दिया। के लोग अब हों, आप हम चैलेंज जो दे है टाइम मत लीजिए। हम इस ये तरह चैलेंज प्लीज। करते हैं, बिलाल साहब, आपके चैनल के You थ्रू are very चैलेंज senior करते हैं spokesperson. कि अगर वो You are very घुसपैठियां senior हैं, spokesperson. अगर वो घुसपैठियां हैं तो वो अपने 56 अभी इंच तो के साहब आप सीने को टाइम में दिखाएं घुसपैठ कर रहे हो। और दिखा करके दिए गए उनको समय में उनकी घुसपैठ। जहां Alright. की नागरिकता है, जो असीम वैधानिक रूप से थैंक यू जहां सो के मच। नागरिक है वहां भेजिए। ऑलराइट, वकार साहब थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। देखिए, अब ये बात तो तय हो गई कि तकरीबन 40 लाख ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अब आप मुझे बताइए कि इन 40 लाख लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए या इनका क्या किया जाना चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये वाली स्कीम है, जैसे 15 लाख आज तक किसी को नहीं मिले, वैसे इन 40 लाख में से एक भी आदमी ये नहीं भेजेंगे बाहर। तो आप विरोध करोगे तो कैसे भेजेंगे? सर सुनिए, बोलिए, नहीं तो बड़ी मदद। हाँ प्लीज गो। सर, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि आपने अगर साबित कर भी दिया कि 40 लाख के 40 लाख विदेशी हैं और बांग्लादेशी हैं, तो बांग्लादेश को कैसे सेटिस्फाई कीजिएगा, उससे कैसे मनवाइएगा कि ये उसके नागरिक हैं? अगर आप सबको हाक कर, फौज लगाकर बांग्लादेश के बॉर्डर पे चले गए लेकर, और बांग्लादेश ने अपना बॉर्डर सील कर दिया, उसने कहा हम नहीं लेंगे, तो क्या हमला बोल देंगे बांग्लादेश पर? क्या करेंगे आप? और अगर उस वक्त यूनाइटेड नेशन कूद गया बीच में और उसने कहा नहीं, इनको सबको कल्पनाओं के आधार पर देश नहीं चलता। सर सुनिए, कल्पनाओं के आधार पर देश की सुरक्षा एक- नहीं चलती। एक- कल्पनाओं के चैलेंज आधार तो पर करें, देश की 56 सुरक्षा का नहीं सीना चलती। दिखाइए और उसको भेज के कल्पनाओं के आधार पर देश की सुरक्षा नहीं चलती। सर सुनिए, हाँ, कल्पनाओं के सर, आधार पर एक-एक करके कल्पनाएं आप नहीं एक-एक बिकती। करके बोलेंगे तो खूब सर आवाज सुनिए, जाएगी। आप पॉलिटिकल आदमी है ना? नहीं, आप हमसे आप मत किसी से बात मार करो, आप रही हैं, अपनी सर, विषय को आप रखो। बीच में क्यों बोल रहे हैं मेरे? आप विषय को आप कुछ रखो। बोले, मैं बीच आप में नहीं विषय बोला। को रखो। नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं मेरे? अच्छा बोले आप बोले। ठीक है समीर जी, 1 मिनट शांत रहे। हाँ, 50 साल बोलिए। बाद की आदमी स्कीम लेके आता है राजनीति में कि 20 साल बाद ये बनाएंगे, 50 साल बाद ये बनाएंगे, 60 साल बाद मेट्रो बनाएंगे, 100 साल के बाद हमारे बच्चे जो है फाइटर प्लेन बनाएंगे। तो कल्पना नहीं है तो और क्या है? आप क्या चाहते हो ये बताओ। सर, मैं कह रहा हूं यूनाइटेड नेशन अगर कूद गया और उसने कहा ये सब शरणार्थी हैं, उसने कार्ड इशू कर दिए, तो फिर तो सर उल्टा हो जाएगा। फिर ये खाना भी खिलाएंगे, स्कूल भी देंगे, तो उनके आप यही बच्चों चाहते को, हो कि यूनाइटेड सड़क भी नेशन आ देंगे। जाए? सर, आप ये चाहते हो? सर मैं आप ये पूछ चाहते हो कि रहा- यूनाइटेड नेशन सर, आ ये जाए? चाह रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, मैं देश का नागरिक हूं, आपके पास रोड मैप क्या है? हिंदुस्तान किसका? हिंदुस्तानियों का है, जो भारतीय है सर उनका है। सुनिए सर, आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो आप क्यों- इनसे पूछिए क्या करेंगे? तो आप बताओ ना क्या करो, करना इनके चाहिए। एक विधायक हैं बीजेपी के, क्या राजा करना सिंह। चाहिए? विकल्प उन्होंने क्या है? कहा कि सबको गोली मार के समुद्र में फेंक दो। तो इनके पास 2 बातें हैं, या तो ये बॉर्डर पे लेके शरणार्थी बनाएंगे, और या फिर राजा सिंह और प्रधानमंत्री जी मिलकर गोली चलाकर सबकी हत्या कर देंगे, नरसंहार करके समुद्र में गैर जिम्मेदाराना तो क्या बयान। करेंगे आप? इतने प्रतिष्ठित चैनल पे गैर डॉक्टर आप जिम्मेदाराना क्या करेंगे? गैर मैं आपसे स्तर पूछ रहा हूं। का आपके बयान, आपके गैर नेता स्तर का बयान है, और गैर आपके जिम्मेदाराना नेता का बयान है ये ऐसी- राजा सिंह का। ये एक गैर आपके नेता का जिम्मेदाराना बयान है, प्लीज आप शांत हो जाए, करेंगे क्या? प्लीज। ऑलराइट, गैर स्तर का डॉक्टर बयान रिजवान है। अहमद, ऑलराइट, कम से प्लीज। कम आपको आप अपने करेंगे, बयान को प्लीज, देते ओके। समय सोचना आपका चाहिए कि हम point क्या mention- बोल तो रहे हैं। ऑलराइट। आप अपने नेता के बयान का खंडन नहीं कर रहे हैं, प्लीज शांत हो मुझे जाए। बता रहे हैं आप। नहीं, मुद्दे को आपको अपने घुमाए बयान मत। पर विचार करना मुद्दे चाहिए। ऑलराइट, डॉक्टर रिजवान अहमद, थैंक यू सो मच, आपने सर डिबेट को ज्वाइन किया। देखिए, कोई भी देश उस देशवासियों का होता है। अमेरिका से लेकर जापान और चाइना से लेकर हिंदुस्तान इसके उदाहरण है। किसी भी देश में घुसपैठ होना या उस देश में अवैध नागरिक मिलना उस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब हमने सिर्फ अपने एक राज्य में, असम में 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित कर लिए हैं और प्रथम ड्राफ्ट से ये तय हो गया है, तो आप मुझे सर बताओ कि इन 40 लाख लोगों का क्या किया जाना चाहिए और ये देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? और असीम वकार तो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गए। जी देखिए भाई, एक तो ये जो आपने बड़ी अच्छी आज हिस्ट्री बताई अपने व्यूअर्स को, इसमें थोड़ा सा बस एक हम लोग एडिशन कर दें
कि एनआरसी असम में सबसे पहले 1951 में बना था, फिर 1960 में, और जो ये पीआईएल हुई थी ब्रजेश भाई, ये एनआरसी को अपडेट करने के लिए हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज ब्रजेश भाई, जो हम लोग 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, इनको मैंने एक सामाजिक एक छात्र होने की हैसियत से 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे ऊपर हम हिंदुस्तानी निजी हित रखते हैं, उसके नीचे हम जाति धर्म मजहब का हित रखते हैं, उसके नीचे हम अपनी राजनीतिक विचारधारा का हित रखते हैं, और सबसे आखिर में हम देश हित रखते हैं, राष्ट्र हित रखते हैं। हम लोग के लिए राष्ट्र हित नंबर 1 सबसे आखिर में आता है, पहली बात। दूसरी बात ब्रजेश भाई, हम लोगों ये में जो कौन लोग कवायद है ये बड़ी हमारे लिए तो सिस्टमैटिक नहीं है। आता है। हम लोगों में कौन लोग हैं? नहीं, पहला कांग्रेस राउंड के मुझे लिए नहीं लगता है आता सबको है। बोलने दीजिए। कांग्रेस के लिए मेरे नहीं को आता अपना है। point लेकिन है। बड़ा इल्जाम आप लिख लीजिए, जाने दो। आप लिख भाई, लीजिए, बड़ा इल्जाम आप लिख लीजिए, जवाब बात तो दीजिएगा, सुन लेने मैं दो। समय लेकिन दूंगा बड़ा इल्जाम है। मैं समय दूंगा आपके लिए होगा, आप खामोश रह सकते ऑलराइट, हो। मैं चाहता हूं आप नोट समीर करना। साहब, आपके लिए चौथे बिलाल नंबर साहब, पे राष्ट्रीय मैं हित हो वादा सकता करता हूं कि आपको हमारे समय लिए दूंगा, नहीं है। मैं समय दूंगा आपको। एक एक इल्जाम का जवाब दीजिएगा। यस रिजवान साहब, गो अहेड। चलिए साहब, मैंने ये मान लिया मेरे लिए आता है, चलिए खत्म करिए, आगे बढ़ता हूं। आप सुनिए, बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले ये लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। फॉरेनर ट्रिब्यूनल में अगर इनको रिलीफ नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे। उसके बाद फाइनली ये तय होगा कि ये लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं हैं। लेकिन ब्रजेश भाई, इसमें एक बात तय है कि इंग्लिश में कहा जाता है डेविल इज इन द डिटेल्स। अभी प्रथम दृष्टिया ये कवायद बहुत अच्छी लग रही है, जो होनी चाहिए थी। आगे जाके इसमें 2 समस्याएं आएंगी। एक तो ये कि क्या बांग्लादेश हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, इसमें 2 तरह के घुसपैठिए हैं ब्रजेश भाई। एक वो हैं जो बांग्लादेश से 71 के बाद धार्मिक उत्पीड़न और धार्मिक जुल्मों की वजह से भाग के हिंदुस्तान आए जी, और एक वो हैं जो आर्थिक उत्पीड़न के मारे हिंदुस्तान आए। आर्थिक वाले ज्यादातर मुसलमान हैं और धार्मिक वाले ज्यादातर हिंदू हैं। करेक्ट है। आखिर में जाके इनको जो छांटना पड़ेगा उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और बीजेपी को इसमें अपना स्टैंड तय करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, मैं कर्नल दयाशंकर दुबे को इस डिबेट में सम्मिलित करना चाहता हूं। भारतीय सेना के में अधिकारी रहे हैं और कई युद्ध भी देख चुके हैं और सामने सामने भी रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल दुबे, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। हम लोग जब डिबेट प्रारंभ कर रहे थे, जब तो शुरुआत में मैंने ये बात रखी थी कि भारत के लिए, बल्कि दुनिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ये सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता मैं मानता हूं 1971 का युद्ध, जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम अब बांग्लादेश है, उसको भारत ने अलग करने में रणनीतिक तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। मिसाल भी है वो। लेकिन उसके जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और वो कितना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, आज देश को यह भी याद दिलाना जरूरी है। आपके माध्यम से ब्रजेश जी, इस सेंसिटिव इशू के ऊपर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इवन बकार साहब से हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा कि भाई ये बकैती वाला इशू नहीं है, थोड़ा सा हमको समय देना, और अनइंटरप्टेड यदि आप बोलना चाहते हो, गुस्से में आ रहे हो तो अभी बोल लो, तो आप अभी बोलना है तो बोल लो, लेकिन बीच में ना आए। अगर गलत बोलिएगा तो बोलूंगा। नहीं तो बीच में बोलेंगे इस तो तरह- ये ठीक नहीं नहीं, होगा। ये- ये क्योंकि मैं चाहता ब्रजेश जी का ये मानना है, सुनिए, ब्रजेश जी का ये मानना है कि आपका फर्स्ट राउंड अनइंटरप्टेड हाँ, चलना आप चाहिए, please और go हम ahead, जो please go बोले ahead। उसको लोग सुने। आप नोट करिएगा, सबको समय है पर्याप्त बिल्कुल समय। आप नोट Go करिए। ahead। सर, मेरा निवेदन ये है कि जो हिलाल नकवी साहब कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, या माननीय मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना, तो मेरा मानना ये है कि सैनिक होने के नाते जो चुनी हुई सरकार होती है उसके साथ सैनिक होता है, और वो हमारे मुखिया हैं जो एक्शन ले रहे हैं, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। इस समर्थन को हम करते हुए, हिलाल नकवी जी, आपने जो चुनौती दिया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट उनको चुनौती दे दिए। उधर राहुल जी सीधे जाकर के सर, झपकी ले आज रहे मोदी जी या हैं। राहुल का आज विषय उस पर नहीं हम है। चर्चा आप नहीं 71 करेंगे, की बात आपका करिए विषय मुझसे, अब तक 71 में क्या हुआ रहे, था? आपका विषय अब तक 71 में क्या रहे। हुआ? जहां तक सर समाज शास्त्र की बात है, अभी रिजवान साहब कुछ कह रहे थे, समाज शास्त्र में सर शास्त्री हैं आप, बहुत अच्छे विद्वान हैं, हम आपका सम्मान करते हुए कहना चाहेंगे कि सर, जब हम लोगों को मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है और जब हमारी पासिंग आउट होती है, तो वहां पे एक हमारी बिल्डिंग है IMA की, उसमें लिखा हुआ है कि द ऑनर सेफ्टी ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम।
द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द मेन कम्स नेक्स्ट दैट यू कमांड एंड योर ओन इज कंफर्ट कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। यहीं पर सर हमारे और आपके समाज शास्त्र में फर्क है और सैनिक शास्त्र में, मिलिट्री में ये फर्क है। इससे हम हट करके अब आते हैं जो कि कोर इशू है जिसके ऊपर ब्रजेश जी चाहते हैं। मैं बड़ा सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि सर यदि 71 में हमने इनका पीछे से काट के टुकड़ा अलग न किया होता तो ये आज हमारे लिए विपत्ति होती, इससे भी बड़ी मुसीबत हमारे पास होती। ये हमारे सबके लिए चिंता की बात है और शर्म की बात है कि जहां पर मात्र 3 करोड़ लोग रहते हैं वहां 13% से भी ऊपर लोग चिन्हित किए गए हैं जिनका नाम आपके राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नहीं है। और यदि उसके ऊपर कोई सरकार करती है तो हम लोग सब सरकार का सम्मान करते हैं, किसी पार्टी का सम्मान नहीं करते। सैनिक होने के नाते दो ही चीज मैंने महसूस किया है ब्रजेश जी। एक कि यहां से एक्सपोर्ट जब होती है तो गऊओं का एक्सपोर्ट जबरदस्त होता है, और वहां से जब आना होता है तो चाहे किसी भी बॉर्डर को खोल के देख लीजिए आप ईस्टर्न सेक्टर के, वहां से मैनपावर आदमी की बात जो कर रहा हूं उनका इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है बिना बुलाए, ना सरकार की परमिशन से एक्सपोर्ट होते हैं जानवर और ना ही आ रहे हैं। रणनीतिक तौर पर संभव है कि हम अपनी सीमाओं को इस कदर सील कर दें कि कोई अवैध किस तरह घुसपैठ ही ना हो? सच तो यह है सर कि इस पूरे डिबेट में कृष्ण भी आप ही हो और अर्जुन भी आप ही हो। आपने पहले ही एक शब्द कहा था जो बड़ा सही जाएगा और फिट बैठता है। आज के तारीख में बांग्लादेश के सूचना मंत्री हैं हसन उल हक। इन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी इनको वापस करने की कोई बात नहीं चलाई है, अतः ये हमारे पास इसका रिएक्शन ये है कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये कल का स्टेटमेंट है सर। ऑलराइट मनोज, अब यदि इनको रखना है तो ये वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे थे शुरू में कि इनको हम अपने एरिया से इनको बाहर फ्लश आउट करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो, और यदि जरूरत पड़ी तो सामरिक शक्ति का भी इस्तेमाल करके इनको वापस तो भेजना ही हो। ऑलराइट मनोज यादव, मैं जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का क्या ऑफिशियल स्टैंड है सिटीजन रजिस्टर के मामले और इशू को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड राज्यसभा में क्लियर कर दिया, लोकसभा में क्लियर कर दिया। 40 लाख लोग वापस भेजे जाएं? बिल्कुल। देखिए, अगर इस तरह से कहने से और एक ड्राफ्ट जारी कर देने से, तो अगर इस तरह वापसी हो जाएगी तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसा कि कर्नल साहब की बात को मैं मानते हुए कहूँगा कि मैंने भी सूचना मंत्री का बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि हम 40 लाख लोग बांग्लादेशी हो ही नहीं सकते हैं। तो जिस देश के आप नागरिकों की बात कर रहे हो, अगर वो देश ही नहीं एक्सेप्ट करेगा तो बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें इस ड्राफ्ट में बहुत बड़े लूप होल हैं जिसको माननीय, बताओ, हम अपने यहाँ अवैध लोगों को अवैध नागरिक क्यों रखें जो हमारे देश के रणनीतिक तौर पर देश के लिए भी खतरा है? देखिए, देश के राष्ट्रपति, 5वें राष्ट्रपति का परिवार अवैध नहीं हो सकता। देश के अजमल हक कर्नल साहब बैठे हैं, 30 साल की सेना में सेवा की, आज उनका परिवार, जिनका नाम नहीं है जुड़ जाएगा, दैट्स अनदर इशू। नहीं, लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आप बात करिए, तो 2-4 नाम छूट जाने कुछ इशू नहीं होता। ये 1.5 करोड़ का आंकड़ा था, अब 41 लाख पे आया है। और जैसे ही सुप्रीम मनोज जी, एक सूचना आपको देता हूं मैं। अभी आपने कहा कि पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं करेंगे, फिर आप नोट करके रखें। आज प्लीज आप भी अपनी बात पे रहिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, इस डिबेट में जो चर्चा नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिए बने रहे देश के भीतर? हमारे चाहने से क्या आप होगा? क्या चाहते हो? हमारे चाहने से तो ये होगा कि हम जो इस देश के नागरिक हैं, जिनके परिवार के आधे लोग यहाँ हैं, रतन मनीलाल जी, सर मेरी बातें नहीं पूरी हुई, ये तो कहानी लंबी है। हाँ, तो लंबी कहानी का थोड़ी ना भाषण देने की जगह थोड़ी भाई। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। एक तरफ बीजेपी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जो इस देश के नहीं वापस जाएं, दूसरी तरफ बीजेपी ये बिल लेके आई है जुलाई 16 में कि जो इस देश के में 11 साल से मुसलमान आप क्यों पैरोकारी कर रहे हो उन 40 लाख लोगों की जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान के भीतर रह रहे हैं? आपको कौन सी दिलचस्पी है? उसको इस देश में नागरिकता मिलेगी। ये कैसे आप नागरिकता दे दें? हम अपनी सुविधाओं का बंटवारा क्यों कर दें भाई? क्यों करें? सरकार बिल ला रही, और हिंदुओं के लिए जिसमें सिख, जहां कोई हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, घुसपैठिया होता है, तो कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता। उस फैसले का कैसे खंडन होगा? और ये तो नया कानून बना रहा है, उसके लिए बीजेपी से सवाल हो। ऑलराइट, बीरेन सिंह हमारे ब्यूरो चीफ और रतन मनीलाल जी टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रतन मनीलाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऑलराइट, मैं उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ भी इस डिबेट का हिस्सा मेरे साथ हो चुके हैं। बीरेंद्र, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताओ कि 40 लाख अवैध लोग असम के भीतर मौजूद हैं, क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? ब्रजेश जी, देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठ हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है।
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हो। और जो जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि बांग्लादेशी हैं यहाँ पर, वो आधार कार्ड बनवा लिए हैं, स्थायी नागरिकता की कोशिश कर रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं। तो चुनाव निकट है, मुद्दे उछल रहे हैं, लोगों को समझना होगा कि ये इस वक्त पर ये घुसपैठ क्यों हो रही है। जी, राजनीतिक घुसपैठ और आदमी और जो विदेशी घुसपैठ में काफ़ी अंतर है। और माहौल इस तरह का है कि अब इस पर चर्चा का वक्त शुरू हो गया और ये लंबी चर्चा हो सकती है। देखिए, हिंदुस्तान में हमेशा मानवता का सम्मान हुआ है, ह्यूमैनिटी का सम्मान हुआ है। हिंदुस्तान के लोग खून खराबा पसंद नहीं करते। कोई आदमी अगर रह रहा है तो सरकार कानून बनाए, सख्ती से उसका पालन कराए, निकाले बाहर करे। लेकिन आपस में हिंदू मुसलमान अगर कहकर लड़ाया जाएगा तो मुसीबत होगी, क्योंकि ये देश हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है। लेकिन एक बात बताओ वीरेंद्र जी, जब किसी देश में 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हो गए हों तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ? मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में जब आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, अमेरिका ने वहां पर अटैक किया, उसके बाद अफगान बॉर्डर से जो भी भागकर लोग पाकिस्तान के भीतर पहुंचे, पाकिस्तान ने उनको अपने नागरिक नहीं बनाया, उनको शरण स्थलीय कैंप बनाकर उनको घेर कर वहीं पर रखा। जो सुविधाएं देनी थी कैंप के भीतर दिया। वो काम आपने क्यों नहीं किया या आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनको अपना नागरिक बनाने पर क्यों आमादा हैं? देखिए, केंद्र में सरकार जो चाहेगी वो होगा, कोई नागरिक नहीं बना पाएगा अगर सरकार नहीं चाहेगी। अच्छा, ये पूरा एजेंडा और ये पूरा आंदोलन जो पार्टी आज सत्ता में है इसी के नाम पर वो सत्ता में आई है। उसको वक्त है वो करके दिखाए और देश के 40 लाख अवैध घुसपैठियों को बाहर करे। कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन सियासत करते रहे, माहौल बनाते रहे, बहस चलती रहे, उससे कोई फायदा नहीं होना है। आप एक्शन लीजिए, दिखाइए करके, कौन रोक रहा है? जब फेडरल स्ट्रक्चर में एक संघीय ढांचा है और सरकार, केंद्र सरकार को ही सारी शक्तियां प्राप्त है। आपका कहना है कि इन अवैध नागरिकों को वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल भेजा जाए। जो हमारे लोगों के हकों पर डाका डाल रहे हैं, हमारे भोजन पर डाका डाल रहे हैं, अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, उनको बाहर होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है जी। लेकिन तहजीब देखिए ब्रजेश जी, हम लोग तहजीब के इलाके के हैं। ओके, तो लोगों को बड़ा सम्मान देते हैं। तो मैं एक छोटा किस्सा सुनाऊं आपको जी, कि एक लखनऊ के नवाब साहब थे, उनके यहाँ एक रिश्तेदार आए, तो वो 3 दिन रुके, तो रोज उनको खाने में अंडा दिया जा रहा था। तो अंडा खाते खाते वो बेचारे थक गए, अब कह ना पाए कि मुर्गा खिलाओ या कुछ और खिलाओ। तो बड़ी सलीके से रिश्तेदार ने कहा कि अरे नवाब साहब, 3 दिन हो गया अंडा खाते, जरा इन बच्चों के वालिद से भी तो मिलवाइए किसी दिन। तो नवाब साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भाई साहब, ये बच्चे सब के सब यतीम हैं, इनके माँ बाप नहीं है। तो आज आपका साहित्य क्या कह रहा है वीरेंद्र जी? ब्रजेश जी, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। महंगाई भी है, रोजगार भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है, घुसपैठिए भी हैं। तो उसी पर ले लीजिए जी कि अगर भगवान इस महंगाई में युग में आ जाए तो क्या होगा। ब्रजेश जी सुनिएगा कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी, और रथ न मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, और ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी, और बूढ़ी बूढ़ी दाढ़ी जीन्स टॉप में चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी, और 2-2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात तुम्हें मिसकॉल मार डालेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी इस डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। रतनमणि लाल जी को मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश के पूर्व संपादक और जाने माने पत्रकार हैं। लाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को मेरे साथ ज्वाइन किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है इस देश के लिए और क्या किया जाना चाहिए। लाल साहब, देखिए, आपको याद होगा ब्रजेश जी कि आज नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि 50-60 साल हो गए हैं घुसपैठ की इस समस्या पे, ख़ास तौर पे जो हमारी पूर्वी सीमा है उससे घुसपैठ पे केंद्र में जितनी भी सरकारें रही हैं सबने चिंता व्यक्त की है। और 71 के बाद से तो ख़ास तौर पे जब इस घुसपैठ में अचानक से बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई थी,
तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आसाम में पूरा का पूरा एक जन आंदोलन बना जिसमें इस चीज़ का विरोध किया गया और आज भी वो लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि पूरे आसाम का जो एक डेमोग्राफी है वो बदल गई। तो घुसपैठ हमारे देश में आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से समस्या रही है, चाहे वो घुसपैठ बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे वो नेपाल की तरफ से हो, चाहे वो पश्चिमी बॉर्डर से हो, चाहे वो सर मेरी चिंता दो है, तमिलनाडु एक तो राजनीतिक तौर पर इसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी और ममता बनर्जी का एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट आया कि गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देश के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स ठीक नहीं माने जाने चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ब्रजेश जी कि इस तरह का स्टेटमेंट देना ही अपने आप में एक तरीके से अशांति फैलाने का प्रयास है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे कोई अन्य भारतीय व्यक्ति, उसे भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए पहले सोचना चाहिए बजाय अपने प्रदेश के बारे में। और अगर घुसपैठ एक समस्या है तो ऐसा तो है नहीं कि वो डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ मेंशन करना चाहते हैं, मैं 10 सेकंड के लिए उनको कनेक्ट करता हूं, फिर मैं समीर सिंह को इस डिबेट में लूंगा। यस डॉक्टर रिजवान, गो अहेड। ब्रिजेश जी, ये मानते हुए कि देखिए पॉलिटिक्स से मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, हाइपोथेटिकल, ये मानते हुए कि ये फाइनल लिस्ट आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद फाइनल लिस्ट मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये 30-32 लाख आदमियों की निकल के आ गई, गवर्नमेंट इनको कलेक्ट करके बॉर्डर पे नहीं रख सकती, इनको अंडर डिटेंशन ब्रिजेश भाई नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? जब तक बांग्लादेश के साथ हमारा निगोशिएशन नहीं फाइनल होगा तब तक मेरी एक एडवाइस है जो नेशनल टीवी पे 4 डिबेटों में दे चुका हूं, ये गवर्नमेंट पता लगाए कि इनमें कितनों के आधार इशू हुए हैं और कितने वोटिंग लिस्ट में हैं। इंडिया में इनका राइट ऑफ ट्रैवल बंद करिए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी बंद करिए, राइट ऑफ बच्चे पैदा करने बंद करिए, राइट ऑफ वोटिंग बंद करिए, राइट ऑफ आधार बंद करिए, राइट ऑफ सब्सिडी बंद करिए। उसके बाद फिर फेज में आप इनको बांग्लादेश भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके भाजपा के साथी बैठे हैं, आपने कहा था घुसपैठिए का कोई मजहब नहीं होता। मैं पिछले 5 डिबेट में हमारे भाजपा के साथी के जो नेशनल प्रवक्ता हैं और जिसमें 2 राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा जिसका कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है। मैं एक बात यह पूछ रहा हूं भाजपा से कि इन 35 लाख में नेशनल टीवी पे मेरी बात का जवाब दो, कोई जवाब ही नहीं देता। आप पूछो सर, मैं समीर सिंह से जवाब दूंगा। अगर 8 लाख हिंदू घुसपैठिए निकल आए जो बांग्लादेश में जुल्म के मारे भाग के हिंदुस्तान आए हैं, तो क्या भाजपा उनको बांग्लादेश वापस भेजेगी? कोई जवाब ही नहीं देता। ऑलराइट, समीर सिंह जवाब देंगे आपको, डोंट वरी, अभी जवाब लीजिए। यस समीर सिंह, गो अहेड। देखिए रिजवी साहब का जो प्रश्न, रिजवान साहब का प्रश्न कल्पनाओं पर आधारित है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, नहीं मैंने अभी आपने कहा कि मैं बोलूंगा। आपका नाम रिजवान अहमद नहीं है ना? आपका नाम रिजवान अहमद नहीं है ना? मैं दूसरे के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप शांत रहिए। देखिए फिर आप बोल नहीं पाओगे, जब मैं बोलूंगा तो आप एक एक करके। मुझे पता है आप यही देखिए ब्रिजेश जी, तरीके से डिबेट हो। हाँ गो अहेड। मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, मैं 2 विषयों पर, मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। दोनों लोग के स्क्रीन पे लिया जाए। 2 विषयों पर मैं बात करना चाहता हूँ। ओके, नंबर 1, नहीं उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब देखिए सवाल उनका अभी 8 लाख हिंदू हुए तो क्या करोगे? अभी हिंदू मुसलमान कैटेगराइज करना संभव नहीं है। जवाब नहीं मिलेगा। 40 लाख लोगों में से भी जिस विषय पर बहस चल रही है उस पर अभी एनआरसी ने ही कहा कि 30 अगस्त से 28 सितंबर तक जिनके पास भारत की नागरिकता है वो अपने प्रार्थना पत्र को देते हुए अपना नाम पुनः सूची में जुड़वा सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राफ्ट शामिल हुआ है, ये नहीं आप बात को घुमा रहे हो। नहीं मैं घुमा नहीं रहा हूं। अगर ऐसी परिस्थिति में 8 लाख हिंदू जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, यही सवाल है ना रिजवान साहब आपका? वो जो भारत का नागरिक है वो देश के किसी भी राज्य में रहने का हकदार है, वो देश के संसाधन का उपयोग करने का हकदार है। कल्पनाओं के आधार पर कि शरणार्थी हिंदू है कि मुसलमान है, टीवी पर ये बोलने को तैयार है कि हिंदू घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजेगी। देखो
आप कल्पनाओं के आधार पर प्रश्न पूछोगे, उसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको कल्पनाओं के आधार पर डिसीजन नहीं होते, कल्पना फैक्ट के आधार पर डिसीजन होता है। जिनकी भी एनआरसी की रिपोर्ट में घुसपैठिए के नाते नाम होगा, उनके बारे में जो भी निर्णय होगा वो सरकार पालन करेगी। मैं हिलाल नकवी साहब को इस डिबेट में जोड़ना दूसरा, चाहता हूं। मैं हिलाल नकवी साहब के एक विषय पर मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने 56 इंच के सीने की बात की। कांग्रेस पार्टी मौन क्यों साधी हुई? उनके नेता, आपके पास 10 सेकंड है बस। उनके नेता राहुल गांधी जी का बयान देश के उन करोड़ों लोगों के पक्ष में क्यों नहीं आता? वो आतंकवादी और घुसपैठियों के पक्ष में क्यों बोलने का प्रयास करते हैं? वो उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? ब्रजेश भाई, इसके लिए सबसे पहली एक तो बांग्लादेश बनाने का क्रेडिट भी तो लेना चाहिए। बांग्लादेश का निर्माण भारत ने किया है और ये भारतीय सेना ने किया है, हमारे बहादुर सिपाहियों ने किया है। ये हमारे लिए क्रेडिट की बात है कि हमने रणनीतिक तौर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्ध प्रणाली अपनाकर पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। यस हिलाल साहब, गो अहेड। ब्रजेश भाई, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अपनी नीति को करके दिखाया है कि जो बांग्लादेशी थे 5234 चिन्हित किया और भेजा उनको। आपने ये काम नहीं किया। कुल आप 10 साल में 51 लोगों को चिन्हित करके भेज पाए हैं। तो ये अपने आप में कांग्रेस की नीयत क्या है और नीति क्या है, ये स्पष्ट करता है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये एक हम मतलब जनता के लिए जो लोग देख रहे हैं उनको बता दें कि ये जो एनआरसी के अंदर जिन लोगों का नाम नहीं आएगा, इनका नाम सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा और इनके साथ क्या होगा इसके बारे में अभी तक की ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, एक सेकेंड, ना सरकार ने कुछ कहा। आपका राजनीतिक मानना क्या है कि क्या किया जाना चाहिए? भाई, अवैध लोग हिंदुस्तान में क्यों रहे? जब अमेरिका में मैक्सिको के लोग घुसने नहीं पाते हैं, भले ही ट्रंप की कोई कितनी आलोचना करे रिजवान साहब, लेकिन उस आदमी ने स्टैंड तो लिया। हमारा पूरा का पूरा सहयोग, जो स्टैंड भारतीय घुसपैठियों पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? हाँ, जो घुसपैठी है उस पर क्लियर करना चाहिए। आपका सवाल नहीं, कोई बात नहीं, वन बाय पूरी तरह पूरी शालीनता से डिबेट होगी। हाँ, जो निर्णय हमारी बहुमत में जो सरकार है वो लेगी, हम निश्चित रूप से उसके साथ खड़े होंगे। और लड़का देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति प्लीज कंप्लीट करें। जो निर्णय लेना है भारतीय जनता पार्टी निर्णय ले और उसको बताए। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पार्टी से पूछे कि आपका क्या कहना है। सरकार में असीम आप मुखार, निर्णय असीम आपको मुखार, लेना असीम है। मुखार, नो प्लीज, राज्यसभा के अंदर आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया। राज्यसभा के अंदर आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया। अब आप लोग का दोनों का टाइम हुआ, राज्यसभा में क्यों नहीं दिया? दूसरे लोगों को भी समय दे बोलने का। नो सुप्रीम प्लीज, कोर्ट के जजमेंट का इंतजार किए बगैर, उनके कहे बगैर अगर आप उनको घुसपैठिया बोलेंगे तो हम उसके ऊपर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। आप तो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय के लेगा, बाद भी उनको घुसपैठिया मुझे मतलब रियली ये ठीक बात नहीं है कि देश के राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर तो हम लोग इस तरह पर्सनलाइज डिबेट ना करें। ऑलराइट, फकार साहब, मुझे एक बात बताओ, आप क्या वाकई में इस मुद्दे पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, बजाय इस पर हम सियासत कर रहे हैं? एक घटिया सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की। कोई गृह युद्ध की बात कर रहा है, कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुसलमान की बात कर रहा है। भारत की बात क्यों नहीं हो रही है? सर, हम सब बहुत काबिल लोग हैं माशाल्लाह, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो किसी की समझ में ना आए। मैंने कई चैनल पर पहले भी पूछा, मैं देश के नागरिक की हैसियत से अपनी शंका जाहिर कर रहा हूं और भारत सरकार से मेरा अधिकार है जवाब लेना कि आप ये बताइए कि अगर ये 40 लाख वाकई घुसपैठिए साबित हो गए तो मैंने आपसे पूछा कि क्या करेंगे। देश जानना चाहता है कि इनको गोली मार के निकाला जाएगा। नहीं, गोली मारने का प्रश्न ही नहीं है। पूरी बात सुन लेने दीजिए। आप गोली मारने का प्रश्न ही नहीं है। पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर जवाब दे लीजिएगा। आप ही से पूछ रहा हूं। के तहत 40 लाख नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं। 40 लाख। अरे हजरत, आप ही से पूछ रहा हूं। 100 करोड़ की पॉपुलेशन को सुरक्षित रखने के लिए मेरे सवालों से 4 करोड़ भी घुसपैठिए होंगे तो उनको देश से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया इनका। सर सुनिए, अब आप ये नहीं कह हिलाल भाई, हिलाल भाई, मैं पूछ रहा हूं कैसे निकालेंगे। अगर कल को भाई गुंडागर्दी तो नहीं है, गवर्नमेंट है, नहीं, ये आप नहीं तय करोगे, ये सरकार तय करेगी, ये कोर्ट तय करेगी, ये आप नहीं तय करोगे। कल को ये कल्पनाओं के आधार पर नहीं तय होगा। अगर कल को यूनाइटेड नेशन कूद पड़ा
तो अभी तक तो उसने दखलंदाजी आप नहीं क्यों किया। बार यूनाइटेड नेशन नेशन को क्यों शंका जाहिर लाते कर हो? रहा हूं। मतलब आप जवाहरलाल नेहरू की संतान सर, नहीं हो शंका ना। जाहिर कर रहा हूं। आप जवाहरलाल नेहरू की संतान तो नहीं हो ना। आप जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा तो नहीं ले रहे हो आप कि किसकी, यूनाइटेड अमित शाह जी नेशन की को संतान है? कश्मीर के अंदर अगर आप लाना अमित शाह जी की चाहते संतान है, हो। उनके आप मुखर्जी कश्मीर के के अंदर लाना अंदर चाहते हो। आप अमित शाह जी की संतान आप है। जवाहरलाल नेहरू के आप अमित शाह की संतान है। आप नजर आ रहे हैं तो जवाहरलाल अमित शाह की संतान है। आप जवाहरलाल नेहरू आप अमित शाह की संतान है। एक मिनट सर, दुनिया नहीं की तो क्या किसी मोदी भी की देश संतान के है? हस्ती किसकी से संतान है? नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे आप मोदी जी की संतान है? दुनिया के किसी आप भी मोदी जी देश की को संतान है? आप संतान हो। मोदी जी की संतान है? जवाहरलाल नेहरू की आप मोदी जी की हो। संतान है? हाँ, हम मोदी की संतान तो जाइए है। पाकिस्तान में भारतीय जाइए, जनता नवाज पार्टी शरीफ की को संतान है। संतान हम निकालिए। मोदी की नवाज शरीफ संतान को है। गले लगाइए। भारतीय मोदी जी की जनता संतान पार्टी की निकालिए। संतान है। हम भारत माता की आप जाइए संतान नवाज है। शरीफ हम को गले लगाइए ना। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के संतान नहीं, हैं। नहीं, ये क्या है? हम भारत नवाज माता शरीफ के को गले संतान हैं। लगाइए। हम ये क्या स्वीकार है? करते हैं। बात के आगे करते मत हैं। मस्तक स्वीकार होइए। करते हैं। कोई भारत कॉमेडी माता शो के नहीं हो रहा है, संतान हैं। कोई कॉमेडी शो। भारत माता के ऑलराइट, संतान नहीं, हैं। सर, मैं बात पूरी रखूंगा अपनी। 10 सेकंड ओनली। देखिए, जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के कॉमेडी मत आधार करिए पर, भाई यहाँ पे। उस नो, रिपोर्ट- प्लीज। इस रिपोर्ट के आधार पर इसमें 50% हमारे हिंदू भाई भी हैं जो परेशान होकर आए। आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है, ऑलराइट, आशीष गुप्ता देश जी। के हिंदुओं को जानना है, देश के हिंदू जानना चाहते हैं, जिनका तुष्टिकरण आप कर रहे थे कि क्या इन हिंदुओं को भी आप भगाएंगे यहाँ से? ऑलराइट, देखिए, आशीष हिंदू गुप्ता जी, नो मुसलमान प्लीज, की आप बात नो आप कर रहे हो। प्लीज। हम ऑलराइट, हिंदू मुसलमान की बात नो नहीं कर रहे प्लीज, आप समीर जी खाली आप प्लीज शांत हो बताओगे नहीं, जाए। आप बताओगे। शांत हो आप जाओ। हिंदू नहीं, मुसलमान आप की तो बात हाँ, क्यों मैं कर कर रहे रहा हो? हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। आप दोनों दोनों कोई कोई नहीं हिंदू तय करने मुसलमान वाले। की ऑलराइट, बात क्यों मैं कर रहे हो? पूछ रहा हूँ। देश की बात आप क्यों मैं नहीं पूछ कर रहा रहे हूँ, हो? आपको बताने आप में क्या घुसपैठ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप आशीष गुप्ता जी, आतंकवाद की बात क्यों ऑलराइट, नहीं कर रहे हो? भगाएंगे आप, नहीं भगाएंगे? आप देश की बात क्यों नहीं कर रहे? Cool आप down, भगाएंगे, नहीं भगाएंगे, भारत की देश बात जानना करने चाह रहा में। है। ऑलराइट। आप भारत की देश सुरक्षा की जानना बात क्यों चाह रहा नहीं है, करते? भगाएंगे आप, नहीं भगाएंगे आप उनको? भारत नो, की नो, बात क्यों नहीं समीर जी, करते? हाँ, कह रहे हो आप तो जाति परेशानी बात है। की बात क्यों शांत करते हो आप जाए। तो कह नहीं हैं? पा रहे, ऑलराइट, आप शांत हो जाए। हिंदू मुसलमान आप की मान बात नहीं क्यों कह पा रहे करते हैं। हो? अरे आप मैं आतंकवाद की बात करता हाँ, कह रहा हूँ, आप खाली मैं हाँ कर दीजिए। आप घुसपैठ लोग की शांत हो बात जाए करता कृपया। हूं। नो प्लीज। ऑलराइट, आशीष गुप्ता जी, देखिए अब तो ये क्लैरिटी हो गई कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए हितकर बात नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि 40 लाख में से 30 लाख 25 लाख जो भी चिन्हित होते हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए। एक तो आज तक कोई भी गवर्नमेंट, भारत सरकार जी, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कभी घुसपैठिया लेके बातचीत नहीं किया है। वो लोग बार बार बोलते रहे, हम लोग यहाँ चिल्लाते रहे, हम लोग यहाँ बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन कभी बांग्लादेश गवर्नमेंट से ये बात नहीं किया है तुम्हारा यहाँ से आदमी आ रहा है। एक दूसरा बात ये है, इतना डिबेट चल रहा है, आप लोगों को पता है जो त्रिपुरा जो स्टेट है, त्रिपुरा पहले ट्राइबल स्टेट हुआ करता था, वहां घुसपैठिया आते 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 ट्राइबल अब माइनॉरिटी है, और वहां वो जो है हिंदू ज्यादा है, उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। पूरा त्रिपुरा स्टेट लास्ट 40-50 ईयर्स में। सर क्या ममता बनर्जी वहाँ के ट्राइबल स्टेटमेंट को minority कंडेम है। किया जाना चाहिए? उन्होंने वहाँ बहुत ही ट्राइबल majority आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया कि सिविल वार हो सकती है। इस तरह का इसको स्टेटमेंट सेंसिबल माना कोई जाए? कंडेम नहीं कर रहा है, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज असम इसलिए है क्योंकि वहां लेके पॉलिटिक्स हो रहा है। आज सालों साल 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, इसी को सर लेके जो ममता politics है। बनर्जी कर रही है मैं उस कल पर पूछ कौन रहा था जवाब देगा? वहाँ सर leadership को। देश कि को आप ये तो- थ्रेट देना कि सिविल वार हो सकती है, क्या ये ठीक बात है? कौन? ममता बनर्जी सिविल वार की चेतावनी दे रही, क्या ये नहीं है। ठीक बात है? ये गलत है? नहीं है, मैंने नहीं बोला वो ठीक है, नहीं है, गलत बात है, गलत बात है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। पहले तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को समझाओ जे तुम्हारे इतना आदमी हमारे पास है और उसको ले जाना है, किस तरह से लोगे वो बातचीत शुरू करना चाहिए। काल से असम में एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है जी, आप लोग को पता होना चाहिए, जो प्रत्यर्पण चुक्ति होना चाहिए बांग्लादेश गवर्नमेंट का साथ अभी करना है जितना जल्दी हो सके। ऑलराइट, मैं कर्नल दया कोई शंकर चुक्ति दुबे को नहीं आपके है। साथ कनेक्ट आप करना यहाँ से चाहता हूं। किसको भेजोगे वहां? ऑलराइट, कर्नल दुबे मुझे आप बताओ कि रणनीतिक तौर पर मिलिट्री को अगर ये टास्क दिया जाए कि 40 लाख लोगों या 25 लाख 30 लाख जितने हैं, तो क्या भारतीय सेना कोई इस तरह का रिहेबिलिटेशन प्लान कर सकती है या फिर इनको फोर्सफुली भेजा जा सकता है? कोई ऐसे रणनीति बन सकती है? क्या किया जाना चाहिए? ब्रजेश जी, 3 बातें मैं करूंगा आपके ही क्वेश्चन के अनुसार। पहली बात तो ये कि जो स्थिति है, चाहे किसी भी फ्रंट के ऊपर कोई भी घुसपैठिया आ जाए, ये देश की सुरक्षा के लिए घातक है, नंबर 1। नंबर 2 कि यदि इनको लिए हमको सरकार से आदेश मिलता है
तो सीधा सीधा इनको कर्टेल करके एक पॉइंट पर कांग्रेगेट करके और इनको शरणार्थी के तौर पर मैनेज करते हुए इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। अगर वो हम बांग्लादेश कर लेंगे। नहीं लेता है तो जैसा अभी आशीष नहीं गुप्ता लेता कह रहे है थे- तो यदि 90,000 यदि हम पाकिस्तान का उठा करके बंदी बना सकते हैं तो हमें लगता है जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश हमारी ही क्रिएशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या हमला भी कर लेकिन सकते हैं? हम पूछना चाह रहा था। आप हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे आपको। यदि भारत की सेना कहेगी ना जो हमला करो तो बकार भाई आप चाहे कुछ भी करो, साइलेंट एक्शन बकार होगा। भाई क्यों डीजीएमए करेंगे? से आदेश नहीं, नहीं, बकार आपको भाई बड़ी बात तकलीफ को लगा रहती रहे। है, What बड़ी do you mean तकलीफ to say, रहती है बकार आपको। भाई? आई What मीन do you दैट mean? यू What do you mean to say? आई आप मीन करना दैट यू डायरेक्ट ऑलवेज से लगा रहे डिबेट हैं। द डिबेट। हाउ द हेल यू नहीं, mind your language. डोंट लैंग्वेज आप हमें सिखाएंगे? Don't talk me like this. पढ़े लिखे आदमी को आप हमें सिखाएंगे अंग्रेजी बोलना? नहीं, आप मुझे- आप आप समझिए क्या इस बोल चीज रहे को। हैं मुझे? पढ़े लिखे आदमी से बात करें, तथ्यों पर बात करिए। सबसे पहले इस border पर पूरे हमले डिबेट का आपने चलिए, मजाक मुझे- उड़ाने की कोशिश की है। मुझे एक चलिए, मजाक न आप उड़ाइए, फौज में हैं, मजाक न आप उड़ाइए। हिंदुस्तान के नागरिक फौज में थे हो, तभी हम बात आपसे बेहतर करते थे, और आज यदि हम जीवन में सार्वजनिक है तो भी आपसे Alright, बेहतर alright, है। alright. मुझे कहना Please, सिर्फ एक हाँ, है, एक, ब्रिजेश हाँ, जी, हाथ जोड़ के इनको समझाना है कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला छोड़ो, ये देश की सामरिक Alright, हाँ, yes. स्थिति का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। भारत सरकार कहेगी तो पानी हम तैरा देंगे वैसे ही जैसे आप Alright, तैरा के बाहर alright. करते हैं। डॉक्टर रिजवान गो अहेड। डॉक्टर रिजवान 10 सेकंड मेंशन करिए। 10 सेकंड सर ओनली। मैं माफी चाहूंगा। एक अभी आप ममता बनर्जी जी का नाम ले रहे थे, वो बच्चों जैसी बातें कर रही हैं, और ये हमारे देश में बड़ी समस्या है। जो आदमी फौज में 5-10 साल काम कर लेता है वो हर जगह बंदूक उठाने की बात करने लगता है। कैसी बच्चों जैसी बिल्कुल बातें कर रहे करेगा हैं? वो। जब आप बांग्लादेश जैसे में लोग ये हमला कहना कर शुरू देंगे। कर देंगे क्या बोल रही कि है? मेरी सुरक्षा क्या पहले, बच्चों मेरा की बात वेलफेयर पहले, देश सबसे लास्ट में, कौन से समाजशास्त्री क्या परिभाषा आप बच्चों सिखाने की की कोशिश बातें कर रहे कर हैं? और जिस आदमी को तो आप बच्चों कह रहे जैसी हैं, बातें कर रहे जिस हैं। आदमी को आप ये कहने की कोशिश कर ऐसी रहे हैं कि बच्चों बंदूक जैसी उठा बातें लेता की है, नेशनल उसने टीवी सचमुच की जरूरत बातें पड़ी है तो नहीं बंदूक जाती उठाएगा, और जरूरत अरे पड़ेगी आप तो ऐसी अपना बच्चों सिस कटा जैसी देगा। बातें नेशनल आप टीवी क्या की बात बातें करते ना करिए भाई। हैं? देखिए एसी क्या रूम में बच्चों बैठ जैसी करके बातें जवाब कर देना रहे और हैं? चैनल पर बात करना अलग चीज है। हमने क्या यहाँ पर बांग्लादेश अपने का- हाथों में लाश नहीं, नहीं, देखी तो है। क्या अब बांग्ला- क्या बताएंगे श्रीलंका से लेकर के और बच्चों जैसी बातें कर रहे जम्मू हैं। कश्मीर तक? नहीं। आप इस तरह की बात मत करिए। ऐसे इस मेरा तरह की बात कही जानी आपसे चाहिए। मेरी हमले जैसी बात करना मुझे लगता है मेरी थोड़ा बात- भारत मेरी- जैसे लोकतांत्रिक और बड़ी मेरा सेना कहना वाले देश यह के लिए है उचित कि बात सर, नहीं है। हमला हमारे करने वाली पास बात अवैध नहीं। घुसपैठिए हैं, उनको बाहर जाना चाहिए। हाँ। हम इस पर बात Yes, करेंगे। डॉक्टर रिजवान, सेना हाँ। को जो सरकार कहेगी वो अब हम आप करेंगे। रिजवान साहब की बात सुन लें। हाँ जी, बोलिए। अरे साहब, आपको ब्रजेश भाई, इन लोगों को मैं क्या बताऊं। जिस दिन आप 40 लाख आदमी इकट्ठे कर लेंगे, वो घुसपैठिए से शरणार्थी बन जाएंगे। 50 करोड़ रुपए रोज का खर्चा इनकम टैक्स पे ही पर आएगा। उनके तंबू हम लगाएंगे, उनको यही तो खाना मैं भी हम कह रहा देंगे, हूं। उनको दवाई हम देंगे। नहीं, क्या ये बोल 125 करोड़ देश की जनता के इनको सुरक्षा पता ही के क्या साथ, बोल रहे हैं? 125 करोड़ की जनता के सुरक्षा के साथ समझौता किया जा सकता है? तो क्या किया जाना चाहिए? वही तो 125 विकल्प करोड़ की बताइए। जनता की सुरक्षा के साथ समझौता मनोज करके यादव, बांग्लादेशियों को हम मनोज अपने यादव। घर में रख लेंगे। आप बताओ, आप क्या विकल्प देते हो? क्या किया जाना चाहिए? भारतीय नो जनता प्लीज। पार्टी का स्टैंड क्लियर है। और लोग को कांग्रेस मौका मिलना नेताओं चाहिए। को और कांग्रेस नहीं, को आप अपना दूसरों का स्टैंड समय क्लियर आप लोग करना ले पड़ेगा। भारतीय जनता आपको पार्टी ममता बनर्जी के बयान को आप खंडन मनोज जी, करते हैं बताइए, कि आपका समर्थन स्टैंड करते क्या हैं। है? आप देखिए, मनोज जी का समय क्यों ले रहे हैं? देखिए दूसरे दलों को भी मौका दें। ममता बनर्जी के बयान उनका का कोई समर्थन स्टैंड नहीं है। करते हैं। बात आ जाने दीजिए। आप उनके बयान का आप खंडन लोग करते हैं। इसमें नहीं आ रहे हैं। क्या करेंगे? इट्स आप नॉट बताइए। सेंसिबल डिबेट। आई एम सॉरी। इस तरह की डिबेट का कोई मतलब नहीं होता। यस मनोज जी, go ahead। देखिए, महत्वपूर्ण बात मैंने अपने डिबेट के पहले चरण में रखी थी, वही बात मैं पुनः इसलिए दोहराऊंगा क्योंकि पूरी डिबेट का जो अंत है, जो रिजल्ट है, वो यही है कि बीजेपी 2016 जुलाई में यह बिल लेके के लिए पूरा मसौदा कंप्लीट कर लिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी और जितने बौद्ध हैं उनके लिए, जो हिंदुस्तान में 6 साल से रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, और जो मुसलमान हैं वो 11 साल से रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। काहे के लिए परेशान होते हैं? कोई 41 लाख वापस नहीं जा रहा है, किसी तरीके से कुछ नहीं होने वाला। जो घुसपैठिए भी हैं और 11 लाख और 6 वर्ष का और 11 वर्ष का अगर समय पूरा कर चुके हैं तो वो बिल आने वाला है। ऑलराइट, रतन बिल्कुल मणिलाल मत साहब, परेशान आप होइए। क्या सुझाव देते हो कि भारत की हुकूमत को क्या करना चाहिए? लाल साहब, देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरी एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये कहा है कि इस मामले को लेके और एनआरसी के मसौदे पे फिलहाल किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये शंका बिल्कुल निर्मूल है कि नेपाल उनको को भगा लेकर दिया भी बोला जाएगा जाए। और गोली मार दी जाएगी वगैरह। लाखों की संख्या बिल्कुल। नेपाल की तो है मुझे ऐसा हिंदुस्तान में लगता है ब्रजेश कि जी। अभी
बीजेपी के लोग जवाब दे, क्या करेंगे उनके लिए? कुछ मेंशन करना चाहते हैं, मैं आऊंगा। ओपन बॉर्डर पॉलिसी में नेपाल भी आता है। ऑलराइट, यस रिजवान जी कुछ कहना चाह रहे थे 10 सेकंड में। मैं कह रहा हूँ ओपन बॉर्डर पॉलिसी में डॉक्टर रिजवान ये कहना चाह रहा था साहब, हाँ ब्रजेश भाई ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को फूक फूक के कदम रखना है। और नेशनल टीवी पे मैं गुजारिश करता हूं कि ना कोई सिविल वॉर की बात करे और ना कोई बच्चों जैसी बात करे कि बांग्लादेश पे हमला कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बहुत बच्चों जैसी बातें हो धन्यवाद, रही हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।